हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आधुनिक तथा समकालीन कलाकार की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विवान सुंदरम के बारे में। विवान सुंदरम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1943 ईस्वी में शिमला में हुआ था। अगला पॉइंट है, विवान सुंदरम ने ललित कला में स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। अगला पॉइंट है, समसामयिक कलाकार विवान सुंदरम के पिता कौन हैं? तो कल्याण सुंदरम, जो कि 1965 से 1971 तक भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अगला पॉइंट है, विवान सुंदरम की माता थी, ये थी इंदिरा शेरगिल, जो कि अमृता शेरगिल की बहन है। अगला पॉइंट है, विवान सुंदरम का विवाह किससे हुआ? विख्यात कला इतिहासकार व आलोचक गीता कपूर से। ये चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है विवान सुंदरम का इमरजेंसी रेखांकन है, जो कि 1992 ईस्वी का चित्र है। इमरजेंसी। अगला पॉइंट है, प्रथम भारतीय कलाकार जिन्होंने इंस्टॉलेशन स्थापना कला की शुरुआत की। प्रथम भारतीय कलाकार जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की वो है विवान सुंदरम। अगला पॉइंट है, विवान सुंदरम के इंस्टॉलेशन वीडियो कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? तो दादावाद और अति यथार्थवाद प्रभाव दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है, विवान सुंदरम ने किन किन माध्यमों में काम किया है? पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग और वीडियो कला में। अगला पॉइंट है, सन 1970 ईस्वी में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की किसने? तो विवान सुंदरम ने। सन 1970 ईस्वी में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला किसने तैयार की? तो विवान सुंदरम ने। समतर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य वो न्यासी कौन थे? समतर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य और न्यासी कौन थे? तो वो है विवान सुंदरम। अगला पॉइंट है, सन 1976 ईस्वी में किसने कासोली कला संस्था को संगठित किया? कासोली कला संस्था को 1976 ईस्वी में किसने संगठित किया है? तो विवान सुंदरम ने। अगला पॉइंट है, रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल शेरगिल परिवार की अभिलेखीय तस्वीरों के आधार पर ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल फोटो मोन्टाज श्रृंखला किसने तैयार की? तो ये की है विवान सुंदरम ने। अगला पॉइंट है, जुलाई सितंबर 1972 ईस्वी में पाब्लो नेरूदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिच्चू के शिखर को आधार बनाकर किसने स्याही रेखांकनों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की? ये की है विवान सुंदरम ने। अगला पॉइंट है, डिस्क्रीट चार्म ऑफ द बुज़बर्जी मध्य वर्ग का चतुर इंद्रजाल महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी किसकी थी? ये थी विवान सुंदरम की। 1981 ईस्वी में प्रेस फॉर पीपुल चित्र प्रदर्शनी किसने आयोजित की? ये आयोजित की है विवान सुंदरम ने। अगला पॉइंट है, वर्तमान में विवान सुंदरम कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, 1984 ईस्वी में किसने एक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसका शीर्षक था साइंस ऑफ फायर? ये था विवान सुंदरम की। विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतिष्ठापन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। अगला पॉइंट है, अयोध्या कांड के बाद मेमोरियल शीर्षक से किसने स्थापना बनाया? ये बनाया है विवान सुंदरम ने। स्थापना कला इंस्टॉलेशन आर्ट के अन्य महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार कौन कौन है? तो ये है नीलामी, नलिनी मल्लानी, वेद नायर, गोगी सरोजपाल, सुबोध गुप्ता, भारतीय खेल, प्रवीर गुप्ता, मदन लाल और चंद्र प्रकाश। ये सारे संस्थापन कला के महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार हैं। अगला पॉइंट है, कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल दरबार हॉल में 1998 ईस्वी का एक बड़ा इंस्टॉलेशन स्थापन
स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो ये बनाया था विवान सुंदरम ने। अगला पॉइंट है विवान सुंदरम की एक कृति टच ऑफ ब्राइटनेस, जो कि 1966 की कृति है, किस चित्रकार ने 250 रुपए में खरीदा था? तो ये खरीदा था राम कुमार ने। अगला पॉइंट है मिसेस जी, जो कि 1975 ईस्वी का चित्र है, कैनवास पर तैर रंग माध्यम में के चित्रकार कौन है? तो विवान सुंदरम। अगला पॉइंट है गागा बका के प्रदर्शनीय आयाम में फैशन परेड के चित्रकार कौन है? तो यह है विवान सुंदरम। डिथॉक एंड एकेडियन किंग, डिथॉक एंड एकेडियन किंग इंजन ऑयल और कागज पर चालकोर माध्यम से कृति किसकी है? तो यह है विवान सुंदरम की। 1980 के दशक के मध्य तथा अंत के वर्षों में निर्मित विवान सुंदरम की कृतियां हैं कौन कौन सी? तो साइंस ऑफ फायर, लॉन्ग नाइट, ड्राइंग्स इन चारकोल एंड इंजन ऑयल एंड चारकोल माध्यम में। अगला पॉइंट है कुर्सी 2, जो कि 1976 का चित्र है तैल माध्यम में। पिता का सभी, जो कि 1980 का चित्र है तैल माध्यम में। देवा स्वप्न, जो कि 1931 का चित्र है तैल माध्यम में। इन सब के चित्रकार कौन है? तो ये है विवान सुंदरम। अगले कलाकार हैं चिंतामणि कर। चिंतामणि कर कौन थे? तो ये मूर्तिकार थे। चिंतामणि कर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 19 अप्रैल 1915 ईस्वी को खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट है चिंतामणि कर का विवाह किससे हुआ था? तो अमीना कर से। चिंतामणि कर ने पेंटिंग व मूर्ति शिल्प का अध्ययन किस कला संस्थान से किया? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कोलकाता से। अगला पॉइंट है चिंतामणि कर ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो गिरधारी महापात्रा तथा विक्टर जियोवानेली से। विक्टर जियोवानेली से। ये चित्र देख रहे हैं अनटाइटल, ये चिंतामणि कर का मूर्ति शिल्प है। अगला पॉइंट है गिरधारी महापात्रा कौन थे? गिरधारी महापात्रा कौन थे? तो उड़ीसा के परंपरागत मूर्तिकार थे। अगला पॉइंट है वर्ष 1938 ईस्वी में चिंतामणि कर मूर्तिकला में उच्च शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए थे? तो एकेडमी एला ग्रांडे चौमीरे पेरिस में गए थे। अगला पॉइंट है चिंतामणि कर मूर्तिकार के साथ साथ और किस विधा में पारंगत थे? तो ये थे चित्रकार। अगला पॉइंट है चिंतामणि कर ने चित्रकला की शिक्षा किसी से प्राप्त की? तो चितेंद्रनाथ मजूमदार से। अगला पॉइंट है चिंतामणि कर ने अपने मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया तो अमूर्त शैली में किया है। अगला पॉइंट है चिंतामणि कर का माध्यम क्या था? तो धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व कास्ट। 1953 से 73 ईस्वी के बीच चिंतामणि कर प्रधानाचार्य रहे तो कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। अगला प्रश्न है चिंतामणि कर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर। अगला पॉइंट है किस चित्रकार के शिल्पों पर द ग्रामीण इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्में बनी? तो ये बनी है चिंतामणि कर के शिल्पों पर। 1946 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश मूर्तिकारों की रॉयल सोसाइटी के सदस्य कौन बने हैं? तो चिंतामणि कर। इस मूर्तिकार को 1970 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सम्मानित किया गया है चिंतामणि कर के। चिंतामणि कर को। अगला पॉइंट है वर्ष 2000 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया? ये नवाजा गया है चिंतामणि कर को। 2000 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से चिंतामणि कर को नवाजा गया है। अगला पॉइंट है कोलकाता में स्थित चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य का नामकरण किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के नाम पर हुआ? ये हुआ है चिंतामणि कर के नाम पर। वर्ष 1948 ईस्वी में ब्रिटेन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में
खेल कला प्रतियोगिता में चिंतामणिकर ने अपने किस कृति के लिए रजत पदक जीता? तो इन्होंने द स्टैग के लिए रजत पदक जीता था। चिंतामणिकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2005 को 90 वर्ष की उम्र में कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में हुई थी। अगला पॉइंट है, चिंतामणिकर की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प उड़ान महोगनी कास्ट कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, चिंतामणिकर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? स्केटिंग व स्टैग, ऊषा व सवितार, ड्रॉयड और बैठी हुई नारी आकृति, ये सब चिंतामणिकर के मूर्ति शिल्प हैं। अब हम पढ़ेंगे शंकु चौधरी के बारे में। शंकु चौधरी कौन थे? शंकु चौधरी मूर्तिकार थे। अगला पॉइंट है, शंकु चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 25 फरवरी 1916 ईस्वी को संथाल परगना बिहार में। शंकु चौधरी ने 1939 में कला में बीए कहाँ से किया? तो शांति निकेतन वीरभूमि से। अगला पॉइंट है, शंकु चौधरी के गुरु कौन थे? तो रामकिंकर बैज। वर्ष 1945 ईस्वी में रामकिंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए नेपाल कौन गया था? तो शंकु चौधरी। ये शंकु चौधरी का कृति है बर्ड, जो कि ब्रांज माध्यम में बना हुआ है। बर्ड। सन 1980 ईस्वी में तंजानिया के दार इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं शंकु चौधरी। अगला पॉइंट है, कौन दलित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये रह चुके हैं शंकु चौधरी। शंकु चौधरी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 1971 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, शंकु चौधरी की मूर्ति सेल, जो कि 1971 ईस्वी में बनाई गई संगमरमर माध्यम में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में। अगला पॉइंट है, फिगर कास्ट माध्यम में मूर्ति शिल्प किसका है? फिगर, ये है शंकु चौधरी का। अगला पॉइंट है, शंकु चौधरी का माध्यम क्या है? प्रस्तर, लकड़ी, धातुपत्र, कास्ट मेटल और सीमेंट। अगले कलाकार हैं सोमनाथ होर। सोमनाथ होर की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस रूप में है? यह है ग्राफिक कलाकार के रूप में। सोमनाथ होर किस रूप में अधिक पहचाने गए? तो छापा चित्रकार के रूप में। सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? तो छापाकार, चित्रकार व मूर्तिकार के रूप में। अगला पॉइंट है, सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 ईस्वी में चिटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है। अगला पॉइंट है, सोमनाथ होर ने लिथोग्राफी और इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से। ये सोमनाथ होर द्वारा बनाया गया चित्र है जख्म वुड वुंस पेपर पल्प से। अगला पॉइंट है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक विभाग का अध्यक्ष तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर कौन रहे हैं? तो सोमनाथ होर। अगला पॉइंट है, किसने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम के व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशा है? ये तराशा है सोमनाथ होर ने। अगला पॉइंट है, मई 1974 से अक्टूबर 1977 ईस्वी तक सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष को चिरस्थायी बनाने के इरादे से जिस एक बड़े कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना की, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक माँ और बच्चा था। अगला पॉइंट है, जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन थे? जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन थे? तो ये सोमनाथ होर थे।
अगला पॉइंट है, मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन है सोमनाथ होर का। अगला पॉइंट है, भय मूर्ति शिल्प किसकी है? भय जो कि 1989 ईस्वी में बनाया गया कांस्य माध्यम का मूर्ति शिल्प है, किसका है? तो यह है सोमनाथ होर का। सफेद पर सफेद श्रृंखला के प्रिंट करने वाले कलाकार कौन है? तो यह है सोमनाथ होर। सफेद श्रृंखला के प्रिंट किसने तैयार किए हैं? तो यह है सोमनाथ होर। मिथुन जो कि 1976 की कलाकृति है, किसकी है? तो यह है सोमनाथ होर की। 1985 का कुत्ता एक अद्भुत मूर्ति शिल्प है, किसका है? तो यह है सोमनाथ होर का। सोमनाथ होर के अन्य प्रमुख कलाकृतियां कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। यह है फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, लीनो कट माध्यम में बनाया गया और 1956 का यह कृति है। अगला है ग्रुप मीटिंग, माँ और बच्चा, ईट, भूख, चीक और द एक्लिम्स। ये सारे जो हैं सोमनाथ होर की प्रमुख कलाकृतियां हैं। अब हम देख लेते हैं मीरा मुखर्जी के बारे में। मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है? मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1923 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अगला पॉइंट है, मीरा मुखर्जी के अभिभावक कौन थे? तो द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी तथा वीना पानी देवी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1941 तक अवनींद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त किया, किसने? तो मीरा मुखर्जी ने। अगला पॉइंट है, 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से। ये चित्र देख लेते हैं। ये मीरा मुखर्जी की कृति है दुर्गा, जो कि कांस्य माध्यम में बनाया गया है और यह किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। दुर्गा। अगला पॉइंट है, शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इफेंडी जो राज्य की मेहमान थी से कला में प्रशिक्षण किससे लिया? ले लिया है मीरा मुखर्जी ने। अगला पॉइंट है, साल 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की? 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की? तो टोनी स्टेडलर और हेनरिक किचनर के सानिध्य में। अगला पॉइंट है, किसने बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोगरा कास्टिंग के प्रशिक्षण प्राप्त किया? किसने? बस्तर के जनजातीय कलाकारों से डोगरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मीरा मुखर्जी ने। अगला पॉइंट है, डोगरा कास्टिंग क्या है? तो अलावा धातु मुख्य रूप से ब्रांज को ढालने का लास्ट वैक्स तकनीकी है। डोगरा कास्टिंग अलावा धातु को ढालने का लास्ट वैक्स तकनीकी है। डोगरा तकनीकी कितने वर्ष पुरानी है? ये 4000 वर्ष पुरानी है। अगला पॉइंट है, सबसे आरंभिक ज्ञात डोगरा लास्ट वैक्स तकनीकी से निर्मित कलाकृति कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो द्वारा प्राप्त कारसेकी नर्तकी ये डोगरा लास्ट वैक्स तकनीकी से निर्मित कलाकृति है। अगला पॉइंट है, डोगरा कला किस क्षेत्र की है? तो ये बस्तर छत्तीसगढ़ की कला है। अगला पॉइंट है, डोगरा कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो ढलवा कला के नाम से जाना जाता है। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1992 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, सिटिंग वुमेन जो कि ब्रांच में निर्मित है, 1990 की प्रतिमा है, किसकी है? यह है मीरा मुखर्जी की सिटिंग वुमेन। मीरा मुखर्जी के प्रमुख शिल्प कौन कौन से हैं? मीरा मुखर्जी के प्रमुख शिल्प कौन कौन से हैं? कलिंगा में अशोक जो कि 1972 का है, नीनी बस जो कि 1989 का है, दुर्गा जो कि
1997 का है सृष्टि, जो कि 1970 का है। माँ व बच्चा 1971 का है। अर्थ टू हैबिट ये 1978 का है। अब हम पढ़ेंगे महेंद्र पांड्या के बारे में। महेंद्र पांड्या ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से किया? तो इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से किया है। महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध है? महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध है? तो मूर्तिकार के रूप में। अगला पॉइंट है, महेंद्र पांड्या माध्यम के रूप में किसका चुनाव करते हैं? संगमरमर व लकड़ी का। अगला पॉइंट है, लकड़हारा, जो कि जिब्रा मार्बल से बनाया हुआ मूर्ति शिल्प है और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। किसका मूर्ति शिल्प है? तो महेंद्र पांड्या का। अगला पॉइंट है, महेंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर आवाक्ष प्रतिमाओं का निर्माण किया? तो रोडिन से, ऑब्वियसली रोडिन से। अगला पॉइंट है, लकड़ी व संगमरमर में बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला किसकी है? तो इस चित्र श्रृंखला है महेंद्र पांड्या की। ये मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। ये महेंद्र पांड्या का मूर्ति शिल्प है पर्यावरण, एनवायरमेंट, जो कि गुलाबी संगमरमर से निर्मित है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब हम पढ़ेंगे राघव कनेरिया के बारे में। राघव कनेरिया कौन है? राघव कनेरिया कौन है? तो वो मूर्तिकार है। अगला पॉइंट है, कौन से मूर्तिकार अपने मूर्ति शिल्पों को मिट्टी, टेराकोटा, लकड़ी, धातु तथा मटके के टुकड़े से बनाते थे? तो ये थे राघव कनेरिया। अगला पॉइंट है, राघव कनेरिया पर प्रभाव रहा है मरीनी, मारनी, हेनरी मूर तथा अमरावती के शिल्पों का। अगला पॉइंट है, राघव कनेरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। राघव कनेरिया ने मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। ये चित्र देख लेते हैं। ये राघव कनेरिया का चित्र है कलोल मार्ता बछड़ा, जो कि कांस्य माध्यम में निर्मित है। कलोल मार्ता बछड़ा। अगला पॉइंट है, राघव कनेरिया कहाँ रहकर कला सृजन करते थे? तो ये बड़ोदरा रहकर कला सृजन करते थे। अगला पॉइंट है, राघव कनेरिया की प्रसिद्ध मूर्ति सांड कांस्य माध्यम में किसके संग्रह में है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है। अगले कलाकार है नानजी पटेल। नानजी पटेल कौन है? तो मूर्तिकार हैं। नानजी पटेल के मूर्ति शिल्पों पर नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग क्या क्या है? तो कार्विंग अर्थात उत्कीर्णन है। अगला पॉइंट है, नागजी पटेल का माध्यम क्या है? तो क्रस्टर, संगमरमर, ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन। अगला पॉइंट है, नागजी पटेल ने मूर्ति कला में एमएफए कहाँ से किया था? तो इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया। अगला पॉइंट है, नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में किसके निर्देशन में सीखी? तो ये वी गणपति स्थपति के निर्देशन में इन्होंने सैंडस्टोन कार्विंग सीखी। ये नागजी पटेल द्वारा बनाया हुआ मूर्ति शिल्प है शर, जो कि ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अगला पॉइंट है, वी गणपति स्थपति कौन थे? वे तमिलनाडु के वास्तुकार, मंदिर निर्माता, मूर्तिकार एवं लेखक थे। अगला पॉइंट है, विवेकानंद ड्रॉप मेमोरियल, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है, के स्थापत्यकार कौन है? वे हैं वी गणपति स्थपति। अगला पॉइंट है, बड़ौदा में फतेहगंज ट्रैफिक क्रॉसिंग पर जोधपुर सैंडस्टोन से बनी मूर्ति वटवृक्ष बनियान ट्री किस मूर्तिकार की श्रेष्ठ रचना है? तो ये रचना है नागजी पटेल की। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित एनिमल काला संगमरमर में निर्मित है मूर्ति के शिल्पकार कौन है? तो ये है नागजी पटेल एनिमल के। अगला पॉइंट है, नागजी पटेल का निधन कब हो गया? तो 17 दिसंबर 2017 को। इस तरीके से आज का हमारा आधुनिक तथा समकालीन कलाकार का ये क्लास समाप्त होता है। अगली क्लास तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।